आखिर पाकिस्तान में एंटीबायोटिक के इस्तेमाल में इजाफा क्यों हो रहा है? अगर हम पिछले साल की बात करें तो पाकिस्तानियों ने 120 अरब रुपए की एंटीबायोटिक इस्तेमाल की थी और माहिरीन के मुताबिक उसमें 70% एंटीबायोटिक का इस्तेमाल गैर ज़रूरी था। तो फिर आखिर क्या वजह है कि एंटीबायोटिक के इस्तेमाल में इजाफा ही होता जा रहा है? अच्छा, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बढ़ने की जो आम वजह है वो है ओवर द काउंटर मेडिसिन्स। और हर कोई जाके इजीली फार्मेसी से दवाई ले लेता है, तो इसीलिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। दूसरी वजह यह है कि हर कोई गली मोहल्ले में हर कोई डॉक्टर जो है वो हर कोई एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर रहा होता है, तो ये भी एक वजह है। एक और वजह यह है कि अगर किसी को घर में कोई बीमारी है और अलामात उसको सेम ही हैं, यानी अगर आप ये समझें कि अगर उनको अलामात वही हैं जिस तरह खांसी, बुखार, नज़ला है और डॉक्टर ने उसको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर दी, तो घर वाले ये कहते हैं कि आप डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हैं, यही अलामात थी तो इनको भी ये दवाइयाँ दे दें तो उससे हल हो जाएगा। तो क्या डॉक्टर की तजवीज़ के बगैर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ख़तरनाक हो सकता है? देखिए, ख़तरनाक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले तो डॉक्टर पूरी हिस्ट्री लेता है, एग्ज़ामिनेशन करता है। हिस्ट्री एग्ज़ामिनेशन की बुनियाद पे डॉक्टर फ़ैसला करता है कि उसको कौन सी दवाई देनी चाहिए। उसके बाद होता यह है कि कुछ दवाइयाँ होती हैं उसमें ख़ास तौर पे एलर्जी की भी हिस्ट्री होती है। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो इतनी सिवियर एलर्जी होती है उनको पता नहीं होता, तो वो कुछ सेम ग्रुप की दवाइयाँ अगर वो ख़ुद से भी ले लें तो उससे रिएक्शन के चांसेस हो सकते हैं। दूसरा, उससे रेजिस्टेंस बढ़ती है, तो उससे बीमारी उनकी बढ़ सकती है अगर दवाई या प्रॉपर तरीके से दवाई ना दी जाए। अच्छा, पहले नज़ला, खांसी और ज़ुकाम जैसे बीमारियां जो है वो अद्वियात से सही हो जाती थी, एंटी एलर्जी से सही हो जाती थी, अब हमें ज़्यादा दवाएं क्यों इस्तेमाल करनी पड़ती हैं? अच्छा, ये कहना मुश्किल है कि पहले दवाइयाँ ज़्यादा ले रहे थे या पहले कम ले रहे थे, अब ज़्यादा ले रहे हैं। अब भी लोग कम ले रहे हैं और हमारे यहाँ हम कोशिश करते हैं कि कम से कम दवाई दी जाए ताकि मरीज़ को आसानी हो दवाई लेने में। और ख़ास तौर पे एक दिन के बुखार पे हम पैरासीटामोल देते हैं और 2 से 3 दिन के बुखार के बाद उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, तो क्या कोरोना के बाद हमारा जिस्म जो है वो ज़्यादा हसास हो गया है? कोरोना से क़ुव्वत मुदाफ़ियत तो कम हुई थी, लेकिन जब कोरोना काफ़ी लोगों को जिनको माइल्ड सिम्टम्स यानी बहुत मामूली तौर पे सिम्टम्स थे उनको कोई असरात नहीं रहते, और नज़ला, ज़ुकाम, खांसी तो पहले भी ज़्यादा था और अब भी उतना ही है। ख़ास तौर पे हमारी किसी चीज़ से किसी को एलर्जी है, वेदर चेंज है, उससे होता है। हाँ जी, जिनको बहुत ज़्यादा सिवियर कोरोना हुआ, जिनके फेफड़े मुतासिर हुए, उनमें चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, क्योंकि अक्सर उनके फेफड़े वीक हो जाते हैं। मगर ज़्यादातर लोगों में ऐसी कोई अलामत नहीं है, क्योंकि बुखार, खांसी, नज़ला पहले भी उतना ही था जितना अब है। अच्छा, तो क्या फिर बच्चों के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ख़तरनाक है? एंटीबायोटिक देने से पहले आपको कल्चर ज़रूर कराने, चाहे वो ब्लड कल्चर हो, यूरिन का कल्चर हो, या जहाँ भी अलामत समझ रहे हैं उस हिसाब से आप कल्चर करवाएं। अगर आप बच्चों में हो या बड़ों में, दोनों सूरतों में अगर आप एंटीबायोटिक विदाउट कल्चर शुरू करते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ने के चांसेस हैं। इसकी मिसाल है टाइफॉइड। आजकल देखें, टाइफॉइड बहुत गंदा वाला टाइफॉइड चल रहा है जिसके लिए आपको इंजेक्शन देने पड़ते हैं, जिसका इलाज अब बहुत महंगा हो गया। पहले एक गोली से इलाज हो जाता था, अब इंजेक्शन देने पड़ते हैं, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और उससे आपकी बीमारी का स्टे या बीमारी आपकी काफ़ी तवील होती जाती है। तो साबित ये हुआ कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ख़तरनाक नहीं है, डॉक्टर के मशवरे के बगैर इसका इस्तेमाल ख़तरनाक है। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए देखते रहिए डॉन डिजिटल।